नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो स्टडी पे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने बायोलॉजी में अंदर हमने पोषण पढ़ लिया। पोषण में मैं बस आपको तत्व और बताने हैं कि बॉडी में कौन से तत्व होते हैं, सिर्फ वो और बताना है, तो वो हम किसी क्लास में बात कर लेंगे, ठीक है। आज हम एक नई चीज चालू करते हैं जो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम, ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया हो। कोई भी एग्जाम नहीं गया आज तक का। लोग उसमें आपको ट्रिक से पढ़ा देते हैं, लेकिन आप ट्रिक मैं भी आपको बता दूंगा, पर आप एक बार इसको कंसेप्ट से पढ़ लो, सारा कुछ पढ़ लो, ताकि आपको ट्रिक याद हो और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन बने तो आपसे बहुत इजीली हो जाए। तो आज बात करते हैं हम ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। एक आदमी को आप स्वस्थ कब बोल सकते हो? जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से स्वस्थ हो, तभी तो आप उसको स्वस्थ बोलते हो। अगर इसको फिजिकली कोई दिक्कत है तब भी आप स्वस्थ नहीं बोल सकते, अगर उसको मेंटली कोई दिक्कत है तब भी आपको उसको स्वस्थ नहीं बोल सकते। तो इसी में बात करते हैं रोग। रोग दो टाइप के होते हैं। एक तो जन्मजात, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उसी के साथ वो रोग मतलब बनते हैं। जब वो जन्म लेता है तब उसके साथ वो रोग आते ही हैं, यानी माता या पिता की वजह से उसे रोग मिलते हैं। अनुवांशिक रोग होते हैं। एक होते हैं अपरजित। अपरजित वो रोग होते हैं, यानी वो इस दुनिया में आने के बाद उसको कोई रोग लगता है, वो चाहे संक्रामक हो चाहे असंक्रामक हो, ठीक। किसी भी तरीका जो इस दुनिया में आने के बाद उसे लगा, उसे कहते हैं अपरजित। क्या कहा मैंने? रोग दो प्रकार कहते हैं, जन्मजात जिन्हें अनुवांशिक रोग कहते हैं, एक होता है अपरजित, ठीक है। अब अपरजित भी दो टाइप के होते हैं, तो संक्रामक, एक असंक्रामक। संक्रामक वो जो एक दूसरे के टच में आने से फैल जाए, और असंक्रामक वो जो आप चाहे उसे कितने ही टच में आ जाए वो रोग ना फैले, ठीक है। तो संक्रामक में बात करते हैं जीवाणु जनित रोग, वायरस जनित रोग और कवक जनित रोग और प्रोटोजोआ जनित रोग। कितने हो गए? जीवाणु जनित, वायरस जनित, कवक जनित और प्रोटोजोआ जनित। और असंक्रामक में 4-5 बीमारियां हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जन्मजात यानी आनुवांशिक रोग से स्टार्ट करते हैं। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है? आनुवांशिक का मतलब कि जन्मजात साथ मिला है। जब वो बच्चा अपनी माता के पेट में हो, वो बीमारी तभी उसको लग जाए, उसी टाइम लग जाए। तो इसका कारण क्या होता है? यानी गुणसूत्र में परिवर्तन या फिर प्रॉब्लम कह सकते हैं, यानी जो उसके गुणसूत्र है उसमें कोई दिक्कत आ जाए जिसके कारण ये रोग पनपते हैं, अनुवांशिक रोग, ठीक है। तो अब गुणसूत्र एक शब्द आया, इसकी बात कर लेते हैं। गुणसूत्र एक प्रोटीन वो है, डीएनए से बनता है। किससे बनता है? प्रोटीन है, डीएनए से बना होता है। अब एक गुणसूत्र रहता है जो मैं आपको समझाता हूं। ये गुणसूत्र है, मान के चलो आप। तो इसमें क्या होगा? ये इसमें जीन होंगे, ऐसे पैर बना के जीन रहेंगे इसके ऊपर। इन जीन का क्या काम है कि ये जो आनुवांशिक गुण है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी पिता के गुण बच्चे में या फिर माता के गुण बच्चे में, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करता है? वो कार्य करता है जीन गुणसूत्र पे होते हैं। अब गुणसूत्र कितने होते हैं? जो हम ह्यूमन, भाई हर जानवर में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो हम है मतलब मानव है, उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। अब 23 जोड़ी गुणसूत्र है तो एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो 46 गुणसूत्र होते हैं या फिर 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऑटोसोम होते हैं, ऑटोसोम यानी जो पुरुष और महिला में समान हो। एक होते हैं एलोसोम वो होते हैं जो महिला और पुरुष में अलग अलग हो। जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि पुरुष में होते हैं 44 तो गुणसूत्र एक होते हैं प्लस XY होते हैं, ठीक है। महिला में होते हैं 44 प्लस XX। तो ये तो जो सेम हो गए वो तो हो गए ऑटोसोम, और ये जो अलग अलग हो गए इनको कहते हैं एलोसोम, ठीक है। अब क्या होता है कि एक जो महिला होती है उसको लड़की हो रही है या फिर लड़की हो रहे हैं, तो उसका रीजन होता है ये एलोसोम, मतलब बच्चे का लिंग का निदान ये एलोसोम करते हैं। अगर महिला व पुरुष का X गुणसूत्र मिलता है तो क्या होगा? बच्ची जन्म लेगी। अगर X महिला का और Y पुरुष का ऐड हो जाए
तो क्या हुआ, बच्चा जन्म लेगा। तो ये हमारे समाज में चली हुई एक कुप्रथा है कि अगर बच्ची जन्म होगी तो क्या हुआ, जो महिला को ही दोष दिया जाए, लेकिन उसमें दोष महिला का नहीं होता, क्योंकि उसमें तो पहले से ही एक्स गुणसूत्र होते हैं। ये दोष मतलब ये डिपेंड पुरुष पे करता है कि उसकी तरफ से दिया गया गुणसूत्र एक्स है या फिर वाई है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, अब इसकी डिजीज की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो एक नंबर सबसे पहले बात करते हैं वर्णांधता। क्या बात करते हैं, वर्णांधता। वर्णांधता जिसे कहते हैं हम कलर विजन। क्या कहते हैं, कलर विजन। कलर विजन का क्या मतलब है, कलर विजन यानी देखना, कलर देखना, ठीक है। हमारी आंख में दो प्रकार की सेल्स होती है, एक तो कौन सेल होती है जो हमें क्या एक छड़ सेल होती है। कौन सेल क्या करती है, हमें कलर को देखने या फिर उसे डिफाइन करने में मदद करती है। कौन सेल होती है वो ये बताती है कि ये कलर कौन सा है, और जो छड़ सेल होती है वो हमें रेखाएं होती है उनको बताती है कि ये सीधी है या फिर टेढ़ी है, ठीक है। तो बात करते हैं, तो आंख में कितनी कोशिकाएं होती है, एक तो कौन होती है, कौन सेल होती है, या फिर एक होती है छड़ सेल, ठीक है। तो आंख की शंकु कोशिकाएं यानी कौन कोशिकाओं के जीन में परिवर्तन के कारण व्यक्ति प्राथमिक कलर में अंतर डिफाइन नहीं कर पाता। आप समझे नहीं, जैसे जो हमारी आंख होती है उसमें कौन सेल होती है, तो उसके जो जीन है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर कोई परिवर्तन आ जाए तो उसकी वजह से वो लाल को हरा या फिर हरे को लाल देख पाता है। क्या होता है, लाल रंग को वो हरा बताएगा और हरे को वो लाल बताएगा, इसे ही कलर विजन कहते हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है, क्या है, कोई इलाज नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि इस बीमारी का जो वाहक होती है वो होती है महिला, मतलब एक महिला ही इस रोग को वाहक करती है, ठीक है। इस वर्णांधता रोग को कहते हैं एक्स लिंकेड क्रोमोसोम डिजीज। क्या कहते हैं, एक्स लिंकेड क्रोमोसोम डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स लिंकेड क्रोमोसोम डिजीज, ठीक है। ये मैंने बता दिया, आंख की शंकु कोशिकाओं के जीन में परिवर्तन के कारण हम कलर में डिफाइन नहीं करवाते, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं, तो ये इसकी वाहक होती है महिला। अब इसकी एक जांच है, जांच में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखा, ऐसे 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 एक पेज पे पॉइंटों से बनी हुई कुछ आकृति होती है, और वो हमें पूछता है कि आकृति किस चीज की है, ठीक है। या फिर इस आकृति में वो कलर वाली हमें लाइन फिरवाता है कि ये लाइन ऐसे चल रही है या फिर नहीं चल रही, ठीक है। तो इस टेस्ट को क्या कहते हैं, इंसिहारा। इसिहारा क्या कहते हैं, इसिहारा, ISSIHARA, इसिहारा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक डिजीज और आता है जिसे कहते हैं हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड में तीन प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब क्या होता है कि प्लेटलेट्स की जो कोशिकाएं होती है उनका जो एक्स गुणसूत्र है उसमें परिवर्तन आ जाए, प्लेटलेट्स की एक्स गुणसूत्र में परिवर्तन आ जाए। हीमोफीलिया में क्या होता है कि जैसे हमें कहीं पे चोट लग गई तो उसमें क्या होता है कि उस चोट पे जो थक्का बनता है ना, जो यानी ब्लड क्लॉटिंग, उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, यानी लगभग 24 घंटे भी लग सकते हैं। एक मिनट रुकना। तो क्या होता है हीमोफीलिया में, जो हमारे कहीं पे चोट लग जाए तो उसका क्या, उस पे क्या थक्का नहीं बनता, रक्त क्लॉटिंग नहीं होती, उसका रीजन होता है हीमोफीलिया। इसे शाही रोग भी कहते हैं, क्योंकि भाई इतिहास के मुताबिक ये सबसे पहला रोग जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया उसको हुआ था, उसके परिवार में हुआ था। और इसे कहते हैं एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर, यानी जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम डिसऑर्डर। तो इसमें क्या क्या पढ़ लिया हमने, हीमोफीलिया में ये प्लेटलेट्स कोशिका में एक्स गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है, इसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनती। अब एक बात है, मैंने वर्णांधता में बताया था कि इसकी वाहक होती है महिला, तो हीमोफीलिया में भी इसकी वाहक होती है महिला, लेकिन ये इफेक्ट पुरुष पे डालता है। वैसे ही वर्णांधता इफेक्ट पुरुष पे डालता है और वाहक होती है महिला। इसके बाद कहते हैं इसमें सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या बात करते हैं, सिकल SICKLE, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। क्या होता है, खून की कमी। मैंने आपको विटामिन में भी बताया था कि एनीमिया में मतलब खून की कमी।
अब क्या होता है कि हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब इस उसमें क्या होगा, हीमोफिलिया में क्या होगा, प्लेटलेट्स में दिक्कत थी, यहाँ पे क्या होगा, आरबीसी में दिक्कत होगी। इसमें क्या होगा, जो आरबीसी है, आरबीसी के क्रोमोसोम होते हैं क्रोमोसोम जीन, उनमें परिवर्तन आ जाएगा, यानी आरबीसी के जो जीन है या फिर उसके जो गुणसूत्र है उनमें दिक्कत आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, जो आरबीसी की जो आकृति होती है, प्रॉपर आकृति होती है, वो वैसी नहीं बन पाएगी। उसके अलावा कैसी बनेगी, हंस्याकार या फिर अर्धचंद्राकार, जिसे हम अर्धचंद्राकार भी कह सकते हैं, उसके आकार की बनती है। क्या होती है, आरबीसी के क्रोमोजीन में परिवर्तन के कारण आरबीसी की जो आकृति पहले प्रॉपर आकृति है वो नहीं बन पाती, इससे इसकी आकृति बनती है हंस्याकार हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो उसमें ब्लड बनेगा नहीं ढंग से और उसमें खून की कमी रहेगी, ठीक है, और वो कुछ टाइम बाद बच्चा मर जाएगा। एक बात, उसके बाद बात करते हैं थैलेसीमिया। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा। तो उसके बाद की बात करते हैं हम थैलेसीमिया। ऊपर क्या बात किया हमने, एमीनिया, यहां पर बात करते हैं थैलेसीमिया। तो इसमें क्या होता है, इसमें वहां प्लेटलेट में हो गया प्रॉब्लम, आरबीसी में हो गया। अब होती है हीमोग्लोबिन। हमारे जो ब्लड में एक प्रोटीन होती है हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है जिसमें ग्लोबिन प्रोटीन होती है, और हीमो का मतलब होता है फेरस, फेरस यानी लोहा, ठीक है, उसी के कारण उसको रेड कलर मिलता है हीमोग्लोबिन को। अब क्या होता है, इसमें क्या, हीमोग्लोबिन का जो निर्माण है वो अनियंत्रित हो जाता है, या तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बनने लगेगा या फिर कम बनने लगेगा, जिससे क्या होगा, आरबीसी का जीवन काल घट जाएगा। क्या होगा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 डे, वो कितना हो जाएगा, 50 से 60 डे जीवन काल घट जाएगा। आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी बनेगी खत्म हो जाएगी, बनेगी खत्म हो जाएगी, इससे क्या होगा, वो बच्चा कुछ ही दिन में खत्म हो जाएगा। क्या बताया, थैलेसीमिया। इसमें हीमोग्लोबिन का निर्माण अनियंत्रित हो जाता है, जिससे आरबीसी का जीवन काल घट जाता है और बच्चे का भी कुछ टाइम बाद में डेथ हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहते हैं, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। ये सिर्फ पुरुष में होता है। किस में होता है, पुरुष में होता है। इसमें क्या होता है कि पुरुष और महिला में 44 तो गुणसूत्र सेम होते हैं, और पुरुष में होते हैं XY, यही तो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो XY गुणसूत्र होते हैं, इसमें एक X गुणसूत्र और आगे जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है, X गुणसूत्र और आगे जुड़ जाता है। और X होता है महिला में, तो इसमें क्या होगा, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। 47 होने, इसमें डबल एक्सेस हुआ है, तो इस कारण इसमें पुरुष में क्या होगा, महिलाओं के गुण आ जाएंगे। किसके आ जाएंगे, महिलाओं के गुण हो जाएंगे, जिसे हम नपुंसक कहते हैं या फिर ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो क्या समझे आप, पुरुष में 46 प्लस X गुणसूत्र हो जाए, यानी जो उसमें 46 गुणसूत्र हैं वो तो रहेंगे, उसके अलावा उसमें एक गुणसूत्र और बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें महिलाओं के, उसमें एक गुणसूत्र X बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें महिलाओं के गुण आ जाते हैं, और वो ट्रांसजेंडर कहलाता है या फिर नपुंसक कहलाता है। इसमें क्या लक्षण है, उसके जो चेस्ट साइज है वो बढ़ जाती है, उसकी बोली महिलाओं जैसी हो जाती है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम टर्न सिंड्रोम। क्या बात करते हैं, टर्न सिंड्रोम। क्या होता है, टर्न सिंड्रोम। जैसे ये पुरुषों में होता है, तो ये सिर्फ महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों में 44 प्लस XY होता है, तो इसमें महिलाओं में क्या होता है, 44 प्लस XX होता है। तो इसमें क्या होता है, एक X गायब हो जाता है। क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, महिलाओं में गुणसूत्र 45 बचते हैं। अब एक गुणसूत्र गायब हो गया तो इसमें 45 हो गए, तो इस कारण ये महिला बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है। इसे कहा जाता है बांझ, मतलब महिला में बांझपन के गुण आ जाते हैं। क्या देते हैं, बांझपन के गुण आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम ये किसी में भेदभाव नहीं करता, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों में ही होता है। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गुणसूत्र होते हैं वो 23 जोड़ी में होते हैं, ठीक है। 23 मतलब 22 तो जोड़ी सेम होती है, बस 23 पुरुष में XY हो जाता है और महिला में XX हो जाता है, यही तो मैंने बताया था। अब क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वीं जोड़ी है। कौन सी जोड़ी, 21वीं जोड़ी,
21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र जुड़ जाए, 21वीं जोड़ी में 2 ही गुणसूत्र होंगे, उनमें एक गुणसूत्र और आके ऐड हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है इसमें भी गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। और इसमें क्या होता है बच्चा मंद बुद्धि होता है, उसकी जो बॉडी शेप होती है वो अनरेगुलर होती है, मतलब जैसे हमारी जो बॉडी शेप सही है, हमारे हाथ भी ये सब है, लेकिन उसमें क्या होता है अन से जो अनियंत्रित हो जाती है, हाथ मुड़े हुए, पैर मुड़े हुए, जीभ मोटी होना, ठीक है, अकल से मतलब मंद होना, ठीक है, ये से। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, इसमें महिला और पुरुष दोनों में होते हैं। इसमें क्या होता है गुणसूत्र की 21वीं जोड़ी में एक गुणसूत्र और जुड़ जाता है, जिसके कारण बच्चा मंद बुद्धि होता है और उसकी शारीरिक संरचना होती है वो अनियमित होती है। इसके बाद बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम। क्या बात करते हैं पटाऊ सिंड्रोम, यह भी महिला और पुरुष दोनों में होता है। इसमें क्या होता है कि जो गुणसूत्र की 13वीं जोड़ी होती है, 13वीं जोड़ी होती है, उसमें एक अन्य गुणसूत्र होता है। ऊपर क्या हुआ 21वीं, डाउन में क्या हुआ 21वीं में, पटाऊ में क्या हुआ 13वीं में, क्या हुआ पटाऊ में क्या हुआ 13वीं गुणसूत्र में एक और जुड़ गया, जिसके कारण क्या होगा कि बच्चा खाना पीना पचा नहीं सकता, जो खाया वैसे ही उसने फ्री हो गया, निकल गया, और उसके जो होठ होंगे यहाँ से उसमें कट लगा होगा, जब वो कुछ खा पी पाएगा नहीं, पचा नहीं पाएगा, तो उसमें क्या होगा कुछ दिन बाद इसकी डेथ हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, एडवर्ड सिंड्रोम ये भी दोनों होते हैं। इसमें क्या होता है 18वीं जोड़ी होती है उसमें एक नया गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे बच्चे का जो वजन होता है वो बहुत कम होता है, पैर मुड़े होते हैं, यानी उसकी जो बोन होती है वो मुड़ी होती है, और पेट ऐसे फूला हुआ होता है, जैसे किसी लीवर खराब हुआ बच्चे का नहीं होता है वैसे फूला होता है, जिसके कारण बच्चे का कुछ दिन में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है 21वीं, डाउन में 21वीं, यानी 23 जोड़ी बताई थी मैंने, यानी 21 उससे डाउन है, तो डाउन में 21वीं, पटाऊ में 13, नहीं बोलते कि अपन 13 मेरा 7, पटाने का एक तरीका ही तो है कि 13 मेरा 7, तो वैसे ही 13वीं जोड़ी पटाऊ में 13वीं जोड़ी। एडवर्ड 18 एक दो बार आप जैसे बोलोगे आपको याद हो जाएगा। अब मैंने बात बताई ये अनुवांशिक रोग है, तो अनुवांशिक के कोई फादर भी हो गए, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ। वर्णांतरता में क्या होता है, हम जो हरे ओवे लाल कलर में डिफाइन नहीं कर पाते, सिर्फ पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता, वह महिलाएं होती है। हिमोफीलिया, ठीक है, इसके बाद महिलाएं होती है, इसमें क्या होता है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, इसके बाद बात करें सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है आरबीसी की जो साइज जो आकृति है वो अनियंत्रित हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं थैलेसीमिया, इसमें हीमोग्लोबिन अनियंत्रित या तो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। इसके बाद होते हैं क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है जो पुरुष का XY गुणसूत्र होता है उसमें एक और जुड़ जाता है, जिससे पुरुष महिलाओं के समान जो उसके जो गुण होते हैं वो महिलाओं के समान हो जाते हैं। उसके बाद बात करें टर्न सिंड्रोम महिलाओं में होता है। इसमें क्या होता है महिलाओं का एक X गुणसूत्र गायब हो जाता है, जिसके कारण महिलाओं में 45 गुणसूत्र बनते हैं और उनमें बांझपन आ जाती है। उसके बाद बात करें डाउन सिंड्रोम, तो डाउन को मैंने आप बताया था कि जोड़ी 23 होती है, उससे डाउन करेंगे तो 21, तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है एक अन्य गुणसूत्र 21वीं जोड़ी में एक अन्य गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे क्या बच्चा मंदबुद्धि अनियमित संरचना वाला जन्म लेता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पटाऊ। मैंने आपको बताया था कि 13 मेरा ये पटाने का एक तरीका, तो वैसे ही 13वीं जोड़ी में एक अन्य गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिसके कारण बच्चा खाना पीना पचा नहीं सकता, पेट जो होठ होता है उसके होठ पे कट लगा होता है, इसके अलावा अंदर जो होता है यहाँ पे भी उसके कट लगा होता है। ठीक है, इसके बाद होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम ये भी दोनों में होता है। इसमें क्या होता है 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक नया जुड़ जाता है, जिससे बच्चे का वजन बहुत कम होता है, पैर मुड़ा होता है यानी बोन मुड़ी होती है, और पेट फूला होता है, जिसके कारण बच्चे का कुछ टाइम में डेथ हो जाती है। तो इसके बाद बात करेंगे हम ये संक्रामक, तो भाई एक दो क्लास लगेगी इसकी बात करते हैं। इसके 3-4 और आएंगे, इसमें 3 या 4 बीमारियां हैं, कैंसर वगैरह है, तो वो बात कर लेते हैं। ठीक है, और वो जीवाणु वायरस कवक द्वारा संक्रामक रोग हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैटर थोड़ा ज्यादा है, तो इसका एक अलग सी वीडियो बनाएंगे। तो इसमें एक असंक्रामक पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये दोनों थोड़े सिमिलर सी भी है, जन्मजात और असंक्रामक, क्योंकि जो जन्मजात है वो भी असंक्रामक होते हैं, किसी दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो बात करते हैं कैंसर। किसकी बात करते हैं? कैंसर की। सबसे पहले कैंसर की स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर कोई बीमारी नहीं होती वैसे, जो हमारे ब्लड में जो होती है ना WBC
ये उनको नष्ट करना स्टार्ट कर देती है, अगर कह सकते हैं कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। और इसके अलावा क्या होता है, जो हमारी क्या होता है कि कोशिका होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक कोशिका होती है, उससे 2 बनती है, ठीक है, फिर 2 से 4 बनती है, ठीक है। वैसे ही ये सीरीज आगे चलती रहती है, लेकिन जब ये कोशिकाएं आपस में ऐसे जुड़ जाती है तो इनका निर्माण होना बंद हो जाता है, समझे आप। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि ये आपस में जुड़ने के बाद भी इनका निर्माण कंटिन्यू रहता है। एक सेकंड रुकना। जब कोशिका एक दूसरे से अटैच हो जाती है तो इनका निर्माण हो जाता है बंद, यानी ये वहां पे रुक जाती है। लेकिन जब ये कैंसिल हो जाती है, तब क्या होता है कि ये कोशिकाएं तब भी निर्माण करती है और एक दूसरे का ओवरलैप हो जाती है, तो वहां पे एक गांठ-नुमा संरचना बन जाती है, जिसे कहते हैं ट्यूमर, और वही होती है कैंसर, ठीक है। अब कैंसर का क्या मतलब होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज नोन एज ए कैंसर। मतलब कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर कहलाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो कैंसर टाइप कितनी होती है। कैंसर 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले होते हैं कार्सिनोमास। क्या होता है कार्सिनोमास? क्या होता है कार्सिनोमास? ये कैंसर होती है उपकला ऊतकों में, उपकला ऊतक में। अब उपकला ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? हमारे पेट में पाए जाते हैं, फेफड़ों में पाए जाते हैं, लीवर में पाए जाते हैं और त्वचा में पाए जाते हैं। तो पेट, फेफड़े, लीवर और त्वचा पर होने वाली कैंसर को क्या कहा जाता है? कार्सिनोमास कैंसर, ठीक है। फिर उसके बाद करते हैं सार्कोमास कैंसर। क्या कहते हैं? सार्कोमास कैंसर। ये हमारी बोन में होती है, इसे कहते हैं बोन कैंसर। ये हमारी हड्डियों में होती है। उसके बाद कहते हैं लुकीमियस। क्या कहते हैं? लुकीमियस। ये होती है ब्लड कैंसर, यानी ये कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, उनमें होती है, इसे कहते हैं ब्लड कैंसर। उसके बाद होते हैं लिम्फोमास। क्या होती है? लिम्फोमास। ये हमारे लसिका तंत्र, जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही लसिका तंत्र होता है और पलिका में ये कैंसर होती है, ठीक है। अब कैंसर हो गई तो हमें पता कैसे लगेगा कैंसर होती है? तो उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं। एक तो होता है बायोप्सी। मान के चलो आपको कहीं पे कैंसर होगी, मान के चलते हैं जो लंग्स में आपको कैंसर होगी, तो डॉक्टर क्या करेगा? आपके लंग्स का एक टिश्यू लेगा और उसकी स्टडी करेगा, तो उससे बताएगा कि आपको कैंसर हुई या नहीं। तो इसे कहा जाता है बायोप्सी। टिश्यू स्टडी मतलब किसी ऑर्गन की टिश्यू की स्टडी करके बताना कि आपको कैंसर हुई या नहीं। उसके बाद बात करें एमआरआई। एमआरआई को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। मतलब आपको एक मशीन में डाला जाएगा जिसमें अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके आपके अंदर का कैंसर उत्पन्न है या नहीं उसका पता लगाएंगे। तो एमआरआई को कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एमआरआई बहुत से एग्जाम में पूछे जाने की चीज है कि एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन में होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या कहते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या कहते हैं? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके अंदर आपको एक मशीन में डाला जाएगा, फिर पता करेगा। उसके बाद बात करते हैं इसके इलाज भी होते हैं इसके, ठीक है। इलाज में सबसे पहले बात करते हैं सर्जरी, यानी जिस हिस्से में कैंसर हुई है उस हिस्से को कटवा के फेंक दिया जाए। जैसे मान के चलो आपकी किडनी में होगी या फिर कहीं और हो गई तो उसको कटवा के फेंक दिया जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि आपको हाई वोल्टेज मतलब थेरेपी दी जाती है, जिससे आपको जो टिश्यू बना है, ट्यूमर बना है, वो लिक्विड हो जाता है, लिक्विड होके बाहर निकल जाता है। इसके अलावा आते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है कि जो हमारे जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, उनके समस्थानिकों से इलाज किया जाता है। जैसे कि कोबाल्ट साल्ट जो रक्त कैंसर रहता है उसके इलाज यानी रक्त कैंसर को कंट्रोल ये करता है कोबाल्ट साल्ट। इसके अलावा स्ट्रोंशियम 90 ये अस्थि कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है। ये तो होगा कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो कैंसर से रिलेटेड एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंसर स्टडी को क्या कहता है?
ऑन्कोलॉजी। दूसरी बात ये कैंसर दिन का मनाया जाता है 4 फरवरी को। उसके बाद 2 स्पेलिंग एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है। इसके अलावा ये कोबाल्ट 60 और स्ट्रोंशियम 90, ये आपको खास करके याद रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं इटाई। हमारी बॉडी में जब कैडमियम की अधिकता होने लगती है, यानी हम कैडमियम ग्रहण कर लेते हैं बाहर से, तो उस रोग को कहते हैं इटाई। और ये हमारे जो नर्वस सिस्टम का उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, उसको ये अनरेगुलर कर देता है, यानी उसमें उसको बैकबोन को टेढ़ी मेढ़ी कर देता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं डर्मेटाइटिस। क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस की बात करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में निकल की अधिकता होने से बनता है। किसके होते हैं? निकल की अधिकता। डर्मेटाइटिस किससे होता है? निकल की अधिकता। उसके बाद बात करें मिनीमाता। मिनीमाता मरकरी या लेड दोनों से होता है। किससे होता है? मरकरी और लेड। अगर हम मरकरी या फिर लेड का सेवन कर लेंगे तो ये हमारे तंत्रिका तंत्र को खत्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक। इसके बाद बात करें ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की अधिकता मतलब ये बच्चों में होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब बच्चा एकदम बॉडी नीली पड़नी स्टार्ट हो जाती है, उसका रीजन क्या होता है कि बच्चे चिप्स वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, जिससे उनमें नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। उसके बाद आते हैं लकवा। अब ये तो बीमारी आपको डेफिनेटली याद रखनी है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारी नॉर्मल बीमारियां हैं, ठीक है। इसमें और भी बीमारी है, लेकिन मैंने थोड़ी खास सुनी है। उसमें लकवे में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन जो हमारा जो लकवा पैरालाइज हुआ है उसको आदेश देना बंद कर देता है, क्योंकि वहां से उसको सूचना वगैरह मिलनी बंद हो जाती है, यानी ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाता है, जिसके कारण उस बॉडी उस हिस्से में लकवा पड़ जाता है। उसके बाद मिर्गी कोई बीमारी नहीं होती। मिर्गी एक लक्षण होता है, जो हमारे जो मानसिक पहले से बीमारियां होती है उनका एक लक्षण होता है, यानी मानसिक बीमारियों का लक्षण, ठीक है। हार्ट अटैक, हमारे जो हार्ट को ब्लड की सप्लाई जब वो ढंग से नहीं मिलेगी तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है, हार्ट अटैक। उसके बाद बात करते हैं मधुमेह। जो ब्लड होता है ह्यूमन ब्लड, मैंने आपको बताया था कि उनमें उसमें ग्लूकोज होता है जिसको इंसुलिन कंट्रोल करती है। बाय चांस कभी कभी इंसुलिन बनना कम हो जाए तो ब्लड की मात्रा ग्लूकोज की मात्रा अधिकतम हो जाएगी, और उसे ही मधुमेह कहा जाता है। और इसके कंट्रोल के लिए फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अलावा गठिया, जो हम नमक के साथ आयोडीन खाते हैं कभी कभार, जो हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो जो हमारे जो गले की ये होती है थायराइड ग्लैंड, इसमें सूजन आ जाता है, ठीक है, इसे गठिया कहते हैं। इसके बाद आते हैं ब्लड प्रेशर। आपको ये बहुत खास कर ध्यान रखना है, ये वाली डिजीज, ठीक है। तो इसमें ब्लड प्रेशर 3 टाइप के होते हैं, लो, नॉर्मल और हाई। लो की बात करते हैं, लो जब पहले नॉर्मल की बात करते हैं, नॉर्मल होता है 120 से 180, कितना है? 120 से 120 80, ठीक है। लेकिन लो कितना होता है? ये 90-60 से कम होता है, 90-60 से कम होता है, यानी 90-60 से लेके 140 90 तक तो इंसान काम निकाल सकता है। लेकिन अगर इससे कम हो जाए 90-60 से, तो इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। 140 से अधिक हो जाए तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और नॉर्मल यानी बेस्ट ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है। ब्लड प्रेशर को मापते हैं स्फिग्नोगैनोमीटर से। इससे स्फिग्नोगैनोमीटर से, ठीक है। मेरे दोस्तों, हमारा असंक्रामक रोग भी कंप्लीट होता है, जन्मजात भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये 2 रह गए, संक्रामक रोग रह गए। इनमें ये पोर्शन थोड़ा बड़ा है, और इसके अलावा ये तीनों छोटे-छोटे हैं, तो ये तीनों एक क्लास में जाएंगे और वायरस का एक क्लास में और कर लेंगे, ठीक है। मेरे दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।